बिहार की सियासत में एक बड़ी जीत और जीत के फौरन बाद एक ट्वीट जो अचानक गायब हो जाता है। आखिर ये माजरा क्या है? चलिए इसे दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो हुआ ये कि बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। सब कुछ ठीक चल रहा था, जश्न का माहौल था, लेकिन तभी इसी जश्न के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल खड़ा हुआ एक अजीब सी घटना से। देखिए हुआ क्या। शाम 5:15 बजे जेडीयू एक पोस्टर डालती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, एकदम क्लियर मैसेज। लेकिन 5:45 बजते बजते, मतलब सिर्फ आधे घंटे में, ये पोस्ट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह से डिलीट हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद एक नया बहुत ही सेफ सा मैसेज आता है, एनडीए की जीत हुई है। तो जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। तो सवाल यही है कि अगर जीत इतनी पक्की है, इतनी बड़ी है, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और बिहार की सियासत में चल रहे इस खेल को समझते हैं। अब देखिए, इस पूरे पावर गेम को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि राजनीति में सारा खेल तो आखिर में नंबर्स का ही होता है। और इन नतीजों में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आई है वो ये है कि पहली बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को मिली है 91 सीटें, जबकि जेडीयू को 80। ये बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये बात सही है कि जेडीयू ने 2020 के मुकाबले अपना प्रदर्शन काफी सुधारा है। देखिए, 2020 में उनके पास 45 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 80 हो गईं। मतलब 35 सीटों का जबरदस्त फायदा। वहीं बीजेपी को 9 सीटों का फायदा हुआ है। तो जेडीयू ने फासला तो कम किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि रेस में आगे अभी भी बीजेपी ही है। और ये सिर्फ सीटों की बात नहीं है, अगर वोट शेयर को देखें तो वहां भी बीजेपी ही आगे है। बीजेपी का वोट शेयर है 21.14%, जबकि जेडीयू का है 18.9%। तो जेडीयू की इतनी शानदार वापसी के बावजूद नंबर गेम में, चाहे वो सीटों का हो या वोट शेयर का, बाजी बीजेपी के हाथ में है। अब सवाल ये उठता है कि जब गठबंधन में बड़ी पार्टी कोई और हो और चेहरा कोई और, तो क्या होता है? ये सिचुएशन नई नहीं है और इसका एक बहुत ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि कहीं बिहार में भी महाराष्ट्र प्लेबुक तो नहीं दोहराई जाएगी। मतलब जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, क्या वही बिहार में भी हो सकता है? तो ये महाराष्ट्र प्लेबुक है क्या? देखिए वहां क्या हुआ था। स्टेप 1, एकनाथ शिंदे को गठबंधन का चेहरा बनाया गया। स्टेप 2, चुनाव हुए तो बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। स्टेप 3, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। और स्टेप 4, जो गठबंधन का चेहरा थे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो इस तरह से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी ने टॉप पोस्ट अपने पास रख ली। तो अब सवाल ये है कि बिहार में जो नतीजे आए, उनके पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन से बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने इन नतीजों को तय किया? मोटे तौर पे देखें तो 3 चीजों ने इस चुनाव पर सबसे ज्यादा असर डाला। पहला, महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर। दूसरा, जंगल राज का वो डर जो आज भी लोगों के मन में है। मतलब वो दौर जब कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब मानी जाती थी। और तीसरा, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप। कहा जा रहा है कि करीब 3,000 करोड़ रुपए चुनाव से ठीक पहले 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। और कई जानकार मानते हैं कि इस एक कदम ने विपक्ष के लिए जीतना लगभग नामुमकिन कर दिया था। और जब नतीजे आए तो विपक्ष ने हार तो मानी, लेकिन साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका सीधा आरोप था कि ये चुनाव बराबरी के मौके वाला था ही नहीं। जैसे कांग्रेस की भूपेश बघेल ने तो सीधे सीधे तंज कसते हुए कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। मतलब वो सीधे इलेक्शन कमीशन पर सत्ताधारी पार्टी का साथ देने का इल्जाम लगा रहे थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा, बिहार में जो खेल किया वो बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, भाजपा दल नहीं छल है। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष इसे एक साजिश बता रहा था। तो इन सब बातों के बीच हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए जीत तो गई, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी दुविधा है। और ये दुविधा है सत्ता के 2 ध्रुवों के बीच। एक तरफ है नीतीश कुमार, 9 बार के मुख्यमंत्री,
बिहार में एनडीए का सबसे अनुभवी और स्थापित चेहरा, और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो अब गठबंधन की बड़ी पार्टनर है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा वोट हैं और शायद पहली बार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सुनहरा मौका भी। दिलचस्प बात यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। अमित शाह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जीत के बाद विधायक दल नेता का चुनाव करेंगे। मतलब उन्होंने कभी साफ साफ नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और हमेशा ये इशारा दिया कि फैसला चुनाव के बाद होगा। और इसी के साथ हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो अगले 5 साल के लिए बिहार की सियासत की दिशा तय करेगा। ये जो जनादेश आया है, ये नीतीश कुमार के चेहरे के लिए है या फिर कमल के निशान यानी बीजेपी के लिए? ते हैं बिहार की माटी में एक जादू है, और ये बात ना हर चुनाव में सच साबित होती है। जब भी किसी को लगता है कि उसने बिहार को समझ लिया है, उसकी नब्ज पकड़ ली है, तब बिहार बस मुस्कुराकर कहता है, हे बाबू, ये बिहार है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर चूक कहाँ हुई? पोलस्टर्स से लेकर पॉलिटिकल पंडितों तक सब के सब गलत कैसे साबित हुए? ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है, और इसे समझने के लिए हमें उन फैक्टर्स को देखना होगा जिन्हें शायद सबने नजरअंदाज कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा फैक्टर जिसने एनडीए की जीत तय की, वो था बिहार की महिला वोटर। ये एक ऐसी खामोश क्रांति थी जो चुपचाप वोटिंग मशीनों में दर्ज हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और इस क्रांति के पीछे का जो मैजिक नंबर है वो है 10,000 रुपए। महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ये रकम डाली गई, और वो भी कब? चुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को ये पैसा खातों में पहुंचा, और समझिए कि सारा खेल ही पलट गया। अब जरा इस स्कीम का स्केल देखिए। बिहार में 1.34 करोड़ जीविका दीदियां हैं जो सरकार की सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम का हिस्सा हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये कुल महिला वोटर्स का 40% है। मतलब ये सिर्फ एक वोटर ग्रुप नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जिसने एक साथ एक दिशा में वोट किया। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है। डेटा बताता है कि जिन 10 राज्यों में महिलाओं के लिए ऐसी डायरेक्ट कैश स्कीमें लागू की गईं, उनमें से 9 राज्यों में सरकारें दोबारा चुनाव जीत गईं। मतलब 90% का स्ट्राइक रेट। कमाल है ना? लेकिन कहानी सिर्फ 10,000 रुपए पर ही खत्म नहीं होती। एनडीए की जीत सिर्फ एक स्कीम का नतीजा नहीं थी, ये कई रणनीतियों का एक बहुत ही मजबूत मिश्रण थी। चलिए देखते हैं कि इस जीत की इमारत और किन खंभों पर टिकी थी। एनडीए ने सिर्फ भविष्य के वादे नहीं किए, उन्होंने कुछ ऐसा दिया जो लोगों को महसूस हुआ। 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। अब देखिए, जब लोगों को असल में कोई फायदा मिलता है ना, तो भविष्य के बड़े बड़े वादों के मुकाबले उस पर भरोसा करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही कास्ट इक्वेशन यानी जातीय समीकरणों को बहुत ही चतुराई से साधा गया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर दलित, महादलित, अति पिछड़ा और कुशवाहा वोटों को एक साथ जोड़ा गया, और इससे एक ऐसा सोशल कॉम्बिनेशन बना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और इन सब के ऊपर तड़का लगाया गया विकास और हिंदुत्व के एक पावरफुल कॉकटेल का। एक तरफ पूर्णिया में एयरपोर्ट और बेगूसराय में केबल ब्रिज जैसे विकास के काम दिखाए गए, तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का उद्घाटन करके धार्मिक भावनाओं को भी साधा गया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एनडीए की जीत जितनी उनकी अपनी रणनीति के बारे में है, उतनी ही विपक्ष की गलतियों के बारे में भी है। तो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से आखिर चूक हुई तो हुई कहां? सबसे बड़ी गलती शायद वादों की विश्वसनीयता में थी। सोचिए, एक तरफ एनडीए की दी हुई मुफ्त बिजली और खाते में आए 10,000 रुपए थे, और दूसरी तरफ हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और महिलाओं को 4,000 रुपए महीना देने जैसे बड़े बड़े वादे थे जिन पर शायद जनता को यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। और फिर मैदान में थे प्रशांत किशोर। उनकी जन सुराज पार्टी ने हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहावत को सच कर दिखाया। भले ही उनकी पार्टी एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने कई सीटों पर आरजेडी गठबंधन के इतने वोट काट दिए कि उसका सीधा फायदा एनडीए को मिल गया। इसके अलावा भी कई दिक्कतें थीं। वोट चोर वाला नैरेटिव जनता से कनेक्ट नहीं कर पाया, गठबंधन के अंदर ही सीटों को लेकर खींचतान चलती रही, और सबसे बढ़कर आरजेडी के पुराने शासनकाल से जुड़ा
जंगल राज का डर, ये एक ऐसी छवि थी जिसे विपक्ष अपने ऊपर से हटा ही नहीं पाया। देखिए, बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं होता, इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस चुनाव का पूरे देश पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। संक्षेप में देखें तो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहला, इस जीत से ब्रांड मोदी फिर से मजबूत हुआ है। दूसरा, अब ये तय है कि हर पार्टी महिला वोटरों को लुभाने के लिए स्कीमें लाएंगी। तीसरा, बीजेपी को भी ये समझ आ गया है कि गठबंधन की राजनीति कितनी जरूरी है। और चौथा, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल है कि उन्हें अपनी रणनीति पर गंभीरता से सोचना होगा। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के भविष्य की। इस चुनाव ने एनडीए गठबंधन के अंदर पावर इक्वेशन को पूरी तरह से बदल दिया है और अब इस गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। और ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। बीजेपी की सीटें जेडीयू से कहीं ज्यादा हैं। मतलब साफ है, पहली बार इस गठबंधन में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ये पहली बार किया है। साल 2000 हो या 2020, बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को ही दिया था। ये एक पैटर्न रहा है। तो अब इस बड़े भाई के स्टेटस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है गृह और वित्त जैसे अहम मंत्रालयों पर कंट्रोल, राज्य की नीतियों में ज्यादा दखलंदाजी और जाहिर है गठबंधन के अंदर एक कहीं ज्यादा मजबूत सौदेबाजी की पोजीशन। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बिहार ने ये साबित कर दिया है कि भविष्य में भारतीय चुनाव जीतने की मास्टर की यानी सबसे पक्का रास्ता महिला वोटरों के खाते में सीधे कैश भेजना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त